वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हिंदी में इसे कहा जाता है भारत में लोक प्रशासन। इस वीडियो को मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इंग्लिश के लिए एक अदर वीडियो आ जाएगी। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पबेड सब्जेक्ट है। ठीक है, पबेड इन द सेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि चाहे वो बीए ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यदि आपके पास ये सब्जेक्ट है एंड आपको इस मतलब कि जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ पढ़ने हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और सेकंड बात कि ये जो वीडियो है मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। और जो मतलब कि मुझे लगता है कि इनका एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है, मतलब कि सिर्फ एक आइडिया रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे, मतलब कि एक ओवरऑल आंसर को लिखने के लिए हेल्प करेंगे वो क्वेश्चंस। तो उनको मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा। बाकी इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा, ऊपर का जो 1 2 3 पेजेस है वो सारे इंग्लिश में होंगे, मतलब कि मैंने कुछ इस तरीके से इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में है तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिर हिंदी में मिलेगा, देन सेकंड विल बी इन इंग्लिश, फिर सेकंड अगेन विल बी इन हिंदी। तो इस तरीके से ये पीडीएफ है बनाया हुआ। ओके, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। और फिर ब्रिटिश भारत यानी कि लोक प्रशासन की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा की संरचना कैसी थी। संरचना इन द सेंस, देखिएगा, सिविल सेवा का मतलब क्या होता है कि सिविल सेवा में आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह बहुत सारे अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है वो आती है। अब यहाँ पर सबसे अगर हायरार्की में सबसे ऊपर जॉब अगर हम देखेंगे, या फिर कह सकते हैं हम जो मतलब कि क्रीम जो होती है एक जॉब की, वो कौन सी है इंडिया में? आईएएस। तो आईएएस को पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज़ादी से पहले। तो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा की संरचना के बारे में चर्चा करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा के साथ। तो लोक प्रशासन इस बात का अध्ययन है कि सरकारी संगठन कैसे कार्य करते हैं, सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे नागरिकों और अन्य संगठनों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। बेसिकली देखिएगा, कम से कम और अपनी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन सरकारी संस्थाओं और उनकी कार्य प्रणालियों का अध्ययन है। सरकारी संस्था कैसे हो गई? बेसिकली 3 संस्थाएं हम लेते हैं ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो। देखिएगा, उन संस्थाओं के नीचे फिर अलग अलग संस्थाएं आ जाती है। हम 3 सरकारी संस्थानों का काम लेते हैं, जैसे कि एक हो गई न्यायपालिका, इम्पोर्टेंट कानून से रिलेटेड मुद्दे सॉल्व करती है। देन कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह आ गए, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। देन विधायिका, विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका कानून वगैरह बनाती है, जिसे हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इन जो मतलब कि जो सरकारी संगठन है उनके कार्य करने की प्रणाली और उनमें किस तरीके के लोग हायर कैसे किए जाएंगे, मतलब कि कैसे रिक्रूट किए जाएंगे, उसका जो स्टडी है लोक प्रशासन सरकारी संगठनों की स्टडी है और उसकी कार्यप्रणाली की स्टडी है। ओके, पढ़ाई है। इसमें प्रक्रिया, संस्था, प्रथा को शामिल किया जाता है। प्रक्रिया कैसी? देखिएगा, एक कानून बनना है। एक कानून बनेगा कहाँ पर? संसद। संसद किसके अंदर आती है? संसद आती है विधायिका के क्षेत्र में। ठीक है, विधायिका कानून बनाएगी। अब कानून बन गया विधायिका के द्वारा, फिर ये सेकंड फेज में जाएगा। सेकंड फेज क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? आईएएस, आईपीएस वगैरह का क्या कार्य है? उनका कार्य है कानून इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि जो हमारा कानून है उसे फॉलो करवाना आम जनता के पास। ओके, फिर अगर जनता को कोई समस्या आती है उस कानून में, या लगता है कि जनता के साथ कोई भेदभाव है, तो जनता कहाँ जाएगी? न्यायपालिका में। ठीक है,
तो यहाँ पर तीनों ऑर्गन या फिर तीनों जो अंग है सरकार के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसे ही कहा जाता है कि प्रक्रियाएं कैसे होती है, कानून कैसे बनता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट कौन सी संस्था करवाती है और प्रथाएं क्या है उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने की। जैसे कि अभी हाल ही में बीएनएस लागू कर दिया गया है। बीएनएस इन द सेंस भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पिनल कोड को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बीएनएस चलता है भारत में। तो अब बीएनएस किसके द्वारा बनाया गया? संसद के द्वारा। संसद में इंट्रोड्यूस किया गया, संसद में पास किया गया उसे। फिर उसके बाद आईपीएस वगैरह जो है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, जिनके पास कानून व्यवस्था जिनके हाथों में है, वो उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, बीएनएस इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि भाई जैसे कोई धारा है, जैसे कि कोई 402 की धारा है, आपने हमेशा सुना होगा कि 144 लागू हो गई। ये धाराएं जो थी वो सारी आईपीसी की थी, अब उन्हें चेंज कर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में कर लिया। अब उसमें अगर कुछ होता है तो उसे इंटरप्रेट कौन करेगा? न्यायालय, यानी कि कोर्ट्स इंटरप्रेट करेगी। तो यहाँ पर एक हायरार्की है, संस्था है नीतियों को बनाने की, नीतियाँ लागू करने की। वो जो स्टडी होती है बेसिकली लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत में लोक प्रशासन की भूमिका और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, सिविल सर्विसेज जो है ब्रिटिश इंडिया में 2 भागों में डिवाइडेड थे। और 2 भागों में कैसे डिवाइडेड थी? एक थी मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस, जिसे अखिल भारतीय सिविल सेवा कहा जाता था, जिसे लाइक हिंदी में भारतीय सिविल सेवा और इंग्लिश में आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। और दूसरा था प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पीसीएस, प्रांतीय सिविल सेवाएं। अब देखिएगा, भारत में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वाइसराय ऑफ इंडिया आए। ठीक है, अब वाइसराय ऑफ इंडिया के अंडर कौन आते थे? गवर्नर जनरल्स आते थे। अब गवर्नर जनरल्स मेनली 4 प्रोविंस के होते थे। 4 प्रोविंस कौन से हो गए? लाइक बंगाल, मद्रास एंड देन लाइक कोलकाता एट्सेट्रा। तो ये जो गवर्नर्स थे उनकी अपनी अलग अलग सिविल सर्विसेज थी। जैसे कि आज हम एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि आईएएस कौन लाइक रिक्रूट करता है? यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ये। अब यहाँ पर जब किसी स्टेट का पीसीएस होगा, तो जैसे कि यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस यानी कि एक स्टेट के लिए जो एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर्स को सिलेक्ट करेगा उसे यूपी पीसीएस कहेंगे। या फिर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स की जैसे अलग अलग पीसीएस होती है, वैसे ही ब्रिटिश टाइम में भी 2 भागों पर डिवाइडेड थी। एक तो थी आईसीएस, अखिल भारतीय सेवा यानी कि भारतीय सिविल सेवा, और प्रांतीय सिविल सेवा। भारतीय सिविल सेवा जो थी वो उच्च पदों के लिए थी। उच्च पद यानी कि पूरे ही भारत का जो मैटर था वो मतलब कि कंसिडर किया जाता था। और प्रांतीय सिविल सेवाएं मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर प्रांत को ध्यान में रखकर उस सिविल सेवा को इंट्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, बेसिकली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी कि ब्रिटिश मॉडल किस तरीके से मतलब भारत में तो आईएएस है, लेकिन ब्रिटिश में तो अलग ही होंगे उनके ऑफिसर्स, उनका नाम भी अलग होगा। तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थे। ठीक है, ज़्यादातर जो बड़े पद थे, यानी कि आजकल हम देखें तो हाल ही में हमारे जो आरबीआई गवर्नर जो नवनियुक्त है वो एक आईएएस है। फिर उनके अलावा भी अलग अलग हम देखें डिपार्टमेंट्स या फिर बड़े बड़े जो सचिव होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के, वो भी आईएएस होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पद है वहाँ पर हम देखते हैं कि आईएएस मतलब कि ज़्यादातर होते हैं। तो जो बड़े बड़े पद उस टाइम पे थे ना ब्रिटिश भारत के काल में, या फिर जब इंडिया एक कॉलोनी थी, उस समय शीर्ष पद जो होते थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश के जो भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी थे उनके पास हुआ करते थे, मतलब आईसीएस अधिकारियों के पास। ठीक है, तो ब्रिटिश राज की कुलीन प्रशासनिक सेवा थी। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे कहा जाता है, तो वो सरकार के अधीन कार्य करती है। लेकिन उस समय जो आईसीएस थी वो कार्य करती थी किसके अधीन? ब्रिटिश राज के अधीन। ब्रिटिश राज यानी कि इंग्लैंड से उनको
मैनिपुलेट किया जाता था। मैनिपुलेट मतलब कि ऑर्डर्स जो आते थे विदेश से उन्हें फॉलो करना होता था। यह केंद्र सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी, मतलब केंद्र सरकार यानी कि जो ब्रिटेन में बैठी हुई केंद्र सरकार थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वायसराय जो था उनके हिसाब से कार्य करने के लिए समर्थ थी या फिर जिम्मेदार थी। भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के नेतृत्व में थी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्यों को लंदन में आयोजित परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना होता था। बेसिकली हमारा अगर आज एग्ज़ाम देखें आईएएस का, जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वो देश के अलग अलग हिस्सों में होता है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली में है या चेन्नई में है या फिर गुजरात में है या फिर असम में है, देश के सभी हिस्सों में एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन जो आईसीएस के एग्ज़ाम थे वो लंदन में होते थे, ठीक है। देन इसमें शपथ दिलाई जाती थी जो आईसीएस ऑफिसर बनते थे उनको, कि भाई वो ब्रिटिश राज के मतलब कि अधीन, मतलब ब्रिटिश राज के पक्ष में ही कार्य करेगा हमेशा, ओके। दूसरी बात यहाँ थी कि प्रांतीय जो सिविल सेवाएं थी वही की स्टेट लेवल की जो सर्विसेज होते हैं वो यहाँ पर आयोजित की जाती थी अलग अलग प्रांत के द्वारा, जैसे कि मद्रास प्रांत हो गया, कलकत्ता प्रांत हो गया या फिर गुजरात प्रांत हो गया। ऐसे अलग अलग प्रांतों के द्वारा ये जो सर्विसेज है वो आयोजित की जाती थी, ठीक है। अब इंडियन पुलिस सेवा या फिर कानून के लिए देखें तो इंपीरियल प्रांतीय सेवा, आईपीएस और प्रांतीय सिविल सेवा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रांतीय सेवा में भी दो भाग आपको ध्यान रखने हैं या फिर दो मेजर बातें ध्यान रखनी है। पहली है कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला इंपीरियल सेवा, जिसे आईपीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंपीरियल प्रोविंशियल सर्विसेज। एंड देन कम्स सिविल सेवा, सिविल सेवा जैसे कि एसडीएम वगैरह की पोस्ट के लिए, ओके। देन आईपीएस प्रांतों के कुलीन प्रशासनिक सेवा थी, मतलब प्रांतों के कुलीन मतलब कि सबसे जो उच्च सेवा थी वो आईपीएस थी, इंडियन प्रोविंशियल सर्विसेज। प्रांत में उच्चतम स्तर की सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी, मतलब हाई लेवल की जो पोस्ट्स होती थी वो इंपीरियल प्रोविंशियल या फिर इंपीरियल प्रांतीय सेवा के जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो संभालते थे। आईपीएस के सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था। उन्हें ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा के लिए शपथ दिलाई जाती थी। दूसरी ओर पीसीएस प्रांत सरकार के निचले स्तर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा एंड एग्जाम में आप लिख पाएंगे अगर क्वेश्चन आता है। अब भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का आयोजन किसने किया और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवा की संरचना क्या है। तो अब भारतीय सिविल सेवा के बारे में जानना है हमने। अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आज हाल ही में जानी जाती है वो पास्ट में कैसी थी उसके बारे में जाना, यानी कि आज़ादी से पहले कैसी थी उसके बारे में जाना। लेकिन अब हम जानेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो सिविल सेवाएं थी उसमें कैसे आवश्यक और मूलभूत जो परिवर्तन थे वो किए गए, ठीक है। देखिएगा भारत जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स इन द सेंस कि अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के लोग रहते हैं हमारे भारत में। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना था जो ना सिर्फ मतलब कि प्रशासन को संभाल पाए बल्कि लोगों की जो भावनाएं होती है उनको भी संभाल पाए। तो आईसीएस तो एक ऐसी सेवा थी जो कि ब्रिटिशर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो उसी कारण हमारे जो प्रथम आर्किटेक्चर थे, देश के आर्किटेक्चर इन द सेंस जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड और भी अदर जो लीडर्स थे, उन्होंने भारतीय सेवा को ध्यान में रखते हुए आईएएस की पोस्ट बनाई, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब इसे भी दो भागों में बांटा गया। एक है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं बेसिकली तीन तरीके की है। एक आईएएस जिसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफओएस जिसे आईएफएस भी कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिएगा आईएफएस दो तरीके की है। एक तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है जो कि विदेश मंत्रालय के अधीन आती है, और
दूसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल सेवा है। ओके, तो अखिल भारतीय सेवाएं सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, जिसमें ये 3 सेवाएं शामिल है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS कहा जाता है, भारतीय पुलिस सेवा IPS एंड भारतीय वन सेवा IFS। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप A, ग्रुप B, C, D एंड अलग जो तक टेक्निकल सर्विसेज है, फिर पेशेवर सेवाएं है, फिर और भी अन्य सेवाएं जैसे कि CGL की हो गई, या फिर UPSC ही ग्रुप A और B की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता है, जिसमें IRS वगैरह हो गए, IRS कस्टम, IRS इनकम टैक्स हो गए, देन IAAS हो गए, और भी बहुत सारी अलग अलग सेवाएं हैं। ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप बस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय कानून सेवा यानी कि इंडियन लॉ सर्विसेज, देन IMS इंडियन मेडिकल सर्विसेज, भारतीय चिकित्सा सेवा एट्सेट्रा, जो सारी सेवाएं हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, या आपको जो आपका जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होगा उसे एनहांस कर देंगे। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका है? PMO जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की भूमिका बतानी है हमें। लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्राथमिक निकाय है जो भारत के प्रधानमंत्री को प्रशासनिक सलाहकार सहायता प्रदान करता है। देखिएगा, अगर देश के हम उच्च प्रशासन के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो ऑफिस है इंडियन गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट के बाद PMO है। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट को हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे देश के। ठीक है, लेकिन जो सारे कार्य करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कार्य क्या है? प्रधानमंत्री को सलाह देना अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग कानूनों पर, अलग अलग जो पॉलिसीज बनानी है उन पर। PMO सरकार, यानी PMO का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन यानी कि उसे इम्प्लीमेंट करना और बैलेंस बनाना मतलब कि अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच बैलेंस बनाना। जैसे कि आप ED के बारे में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़ में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, CBI के बारे में आप जानते होंगे, अलग अलग स्टेट पुलिस के बारे में जानते होंगे आप। ठीक है, तो इन सब के बीच बैलेंस बनाना, ताकि देखिएगा कोई क्राइम अगर दिल्ली में होता है तो अगर पुलिस के बीच अच्छा बैलेंस होगा, अच्छा नेक्सस होगा, तो वो क्रिमिनल को अच्छे से पकड़ पाएंगी, मतलब साथ में मिलकर कार्य करना। ठीक है, प्रधानमंत्री को नीतिगत सलाह प्रदान करना। नीतिगत सलाह यानी कि किसी नीति से रिलेटेड है, चाहे वो विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, आर्थिक नीति है या सामाजिक नीति है, इन मुद्दों पर सलाह देना, एडवाइस देना। सरकारी कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी, जैसे कि आज ही भारत के प्रधानमंत्री ने लद्दाख में एक टनल का उद्घाटन किया, तो ये एक सरकारी कार्यक्रम था। वहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन मैन तो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, तो VVIP लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एंड तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो करना, पुलिस सेवा वगैरह की व्यवस्था करना, राज्य सरकार के साथ संपर्क करना, मतलब कि मान लीजिएगा किसी भारत के प्रधानमंत्री को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत किसी राज्य में या फिर कह सकते हैं पूरे भारत में गेहूं बंटवाने हैं पर व्यक्ति 5 किलो, तो अब यहाँ पर राज्यों के साथ संपर्क करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग राज्य सरकारों के साथ संबंध करना, मतलब संबंध अच्छे रखना। देन संकट प्रबंधन मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि भूकंप आ गया, या फिर कोई कह सकते हैं कि समुद्री तट से कोई कह सकते हैं साइक्लोन आ गया, या फिर कोई
तूफान वगैरह आ गया, ज़्यादा बारिश से बाढ़ वगैरह आ गई, तो उन सभी जो संकट होते हैं उनको निपटाने के लिए जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो लाइक इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। एनडीआरएफ के चेयरमैन कौन होते हैं? एनडीआरएफ के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वो सब डिफाइन करते हैं, लाइक वो सब डिसाइड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर। आप हमेशा देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कभी यूएसए का दौरा होगा, कभी सऊदी अरेबिया का दौरा हो गया, कभी जापान चले गए। तो ऐसे ही रिश्ते बनाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कार्य है। कैबिनेट सचिवालय भारत के लोक प्रशासन में एक प्रमुख एजेंसी है। प्रमुख एजेंसी इन द सेंस भारत के जितने भी आईएएस है सारे अंडर किसके आते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो स्वयं एक आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ऑफिसर होते हैं। ओके, यह कैबिनेट और इसकी समितियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। प्रशासनिक सहायता यानी कि प्रशासन से रिलेटेड जितनी भी सहायता हो, चाहे वो पुलिस सेवा से रिलेटेड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा से रिलेटेड हो, सारी सहायता वो प्रोवाइड करवाते हैं। अन्य विभागों और एजेंसियों के बीच मुख्य कड़ी का कार्य करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि ईडी हो गया। इनके बीच कोई अगर जानकारी का आदान प्रदान है उसमें भी पीएमओ एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, कैबिनेट और इसकी समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना। सचिवीय सहायता मतलब कि हम जानते हैं कि भाई अलग अलग मिनिस्ट्री है, उनके अलग अलग सचिव हैं, वो साथ में बैठकर एजेंडा तैयार करते हैं, मिनट रिकॉर्ड करना और मतलब कि जितने भी कार्य है, स्कीम्स हैं, नीतियां हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और साथ में बैलेंस बनाकर चलना। अंतर मंत्रालय कार्य गतिविधियों का समन्वय मतलब कि जो मान लीजिएगा कि कोई कार्य है होम मिनिस्ट्री का, ठीक है, और वो काम पूरा नहीं होगा जब तक उसे इजाज़त नहीं मिलेगी, कहाँ से? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो इन दोनों मिनिस्ट्रियों के बीच एक मीडिएटर होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो मतलब अंतर मंत्रालय मतलब अलग अलग मंत्रों के बीच समन्वय बनाना वगैरह कार्य करना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कार्य है। देन नीतियों का निगरानी करना। निगरानी मतलब सरकारी कार्यक्रम और अलग अलग नीतियाँ जो है सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, उन पर निगरानी रखना। राज्य सरकारों के साथ संपर्क साधना। संकट प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई आपदा आ जाए उसको सॉल्व करना। देन कम्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको पूरा जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ही समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को देखिएगा बेसिक शब्दों में हम कह सकते हैं बंटवारा। किसका? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का, संसाधनों का बंटवारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन यानी कि संविधान में बदलाव हुआ। बदलाव कब हुआ? 1992 में हुआ। बदलाव कैसा हुआ? बदलाव ऐसा हुआ कि पहले हम भारत में 1992 से पहले 2 स्तरीय सरकार देखते थे। 2 स्तरीय यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और स्तर की सरकार आ गई जिसे हम स्थानीय सरकार कहने लगे। स्थानीय सरकार इन द सेंस कि भाई पंचायती राज व्यवस्था, पीआरआईज जिसे कहते हैं, पंचायत को भी कानूनी अधिकार मिल गए। अब पंचायत जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से? गांव, ब्लॉक जिसे हम तालुका भी कहते हैं, और जिला स्तर। सबसे निचला जो स्तर है वो गांव का है, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद जिला, फिर स्टेट, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से जो शक्तियाँ थी वो बांट दी गई। कब? 73वें संशोधन 1993 में। अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर रोड पर ट्रैफिक सही तरीके से नहीं चल रहा, मैं कैजुअली जाता हूँ और ट्रैफिक हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी आकर मुझे बोलेगा हु आर यू, तुम कौन हो और क्यों इतने मतलब चौधरी क्यों बन रहे हो रोड पर,
तुम्हारे पास क्या मतलब अथॉरिटी है, तो कोई मेरे द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। वहीं अगर मैं एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ और वहाँ जाकर ट्रैफिक मैनेज करता हूँ तो डेफिनेटली लोग रुकेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में पंचायती जो व्यवस्था थी वो प्राचीन काल से चलती आ रही थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जो पंचायती व्यवस्था थी वो सिर्फ एक ढांचा था, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, पावर, शक्ति नहीं थी। शक्ति कब मिली उसे? शक्तिमान की जो शक्ति होती है वो उसे 73वें संविधान संशोधन यानी कि 1992 में मिली। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाओं को जगह मिली, कानूनी रूप से उन्हें स्वीकार किया गया। 3 स्तरीय संरचना बनी जिसमें पंचायती राज संस्थानों में ग्राम, देन तालुका जिसे ब्लॉक स्तरीय कहते हैं, देन उसके बाद जिला परिषद यानी ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर ब्लॉक पंचायत या फिर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद शामिल होते हैं। अब यहाँ पर सीटों का आरक्षण दिखेगा। यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों को रिजर्व यानी कि आरक्षित किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देन कार्य और शक्तियाँ। अब यहाँ पर क्या है कि कार्य जो है मतलब कि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पावर्स होती है, तो उनको धीरे धीरे निचले स्तर पर लाया गया। धीरे धीरे इन द सेंस कि देखिएगा, पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करवाई, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर स्टेट के जो इलेक्शन कमीशंस वगैरह होते हैं वो बनाए, उसके बाद इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो पावर थी वो पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत तक पहुँची। अब यहाँ पर टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, ये सारी शक्तियाँ प्रोवाइड करवाई गई ग्राम पंचायत को नियमों के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर आप इस PDF को पढ़ेंगे, वीडियो 1 घंटे की बनेगी, लेकिन अगर आप इस PDF को पढ़ेंगे तो मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 20 से 30 मिनट लगने हैं। आई नो कि आप मेट्रो में भी इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वित्तीय संसाधन आप अक्सर देखते होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है। MCD यानी कि दिल्ली में हमेशा MCD कलेक्ट करती है, चाहे वो नॉर्थ MCD है या साउथ MCD है, कलेक्ट करती है। वो निचले स्तर की गवर्नमेंट है यानी कि स्थानीय स्तर की गवर्नमेंट है। वैसे ही गांव देहात जो विलेज या फिर रूरल एरिया होता है, वहाँ के जो सरपंच वगैरह होते हैं वो भी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो अपना राजस्व स्रोत या फिर जो संसाधन को आगे बढ़ाने का तरीका खोजते हैं, मतलब कि जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके सहायता से अपने विलेज का मतलब कि डेवलपमेंट करते हैं। तो ये निष्कर्ष था जो मैंने बताया, इतनी ही बातें हमें ध्यान रखनी थी। ठीक है, देन 5वां है संविधान भारत के स्थानीय स्वशासन शहरी और ग्रामीण की व्याख्या कीजिए। देखिएगा, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हमने PRI पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में चर्चा करनी है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने जाना कि 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 3 स्तर की सरकार बनी, ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाई कौन किसके पास कितनी शक्तियाँ है, राज्य की तरफ से कितने पैसे दिए जाएंगे मतलब कि ग्रामीण सरकारों को, और केंद्र के द्वारा क्या शक्तियाँ और अनुदान दिए जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में जाना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। आप PDF में लेकिन डिटेल से पढ़िएगा, आपके मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी नहीं मतलब एक होप दे सकता हूँ, आशा की किरण दे सकता हूँ कि आपके 70% जो सिलेबस है वो इस PDF से कवर हो जाएगा। 70% लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। अब शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर शहरी स्थानीय निकाय लोकल अर्बन लोकल बॉडीज ULB जिसे कहा जाता है के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, ULB जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। अब 74वें संविधान संशोधन वो भी 1992 में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था में देखा वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, और ये जो है शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि शहरों के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी 3 भागों में ही डिवाइड की गई जो जिम्मेदारियाँ थी।
वो थी नगर निगम, नगर निगम परिषद, नगर पंचायत शामिल है। मतलब कि जो हाफ विलेज लेवल और हाफ अर्बन लेवल में थे उनको नगर पंचायत में जोड़ दिया गया, बाकी नगर परिषद और नगर निगम है। ठीक है। देन ये स्थानीय जल आपूर्ति, स्वच्छता, साफ सफाई से रिलेटेड कार्य करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी नियोजन मतलब नाली वगैरह, जल निकास प्रणाली को सहित करना वगैरह के साथ डील करते हैं। वही बात की 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन क्या था उसके बारे में आपको लिखना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में बजट के संबंधित प्रावधानों के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 112, 17 और 202 में उल्लेखित किया गया है। मतलब कि बजट से संबंधित जितनी भी जानकारी है भारतीय संविधान के आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 112, 117 और 202 में लिखे गए हैं। ये प्रावधान केंद्रीय बजट और राज्य बजट की तैयारी, प्रस्तुति, पारित होने की प्रक्रिया, सिद्धांतों पर परिभाषित है। अब ये जो 112, 117 और 202 अनुच्छेद है ये हमें बजट के बारे में बताता है, केंद्र के बजट और राज्य के बजट के बारे में, कि कैसे बजट प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे इंट्रोड्यूस यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे पारित किया जाएगा यानी कि पास किया जाएगा, और बजट बनाते वक्त क्या क्या जानकारियां ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रमुख प्रावधान के बारे में बात करें तो पहला है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में हमें ये जानकारी मिलती है कि यह लेख अनिवार्य करता है कि केंद्रीय बजट को हर साल वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। मतलब बजट जो है इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वित्तीय ब्यौरा जिसे कहते हैं हिंदी में। बजट शब्द का जिक्र नहीं है लेकिन यहाँ पर हमने बजट वर्ड यूज़ किया है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट है वो हर साल वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में इंट्रोड्यूस की जाएगी। बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय का अनुमान शामिल होगा, जिसमें बताएंगे कि अब जो आने वाला समय है, मान लीजिएगा कि हमें 30,000 करोड़ की ज़रूरत है। अब वो क्यों ज़रूरत है वो सारी मतलब कि बातें हैं वो बजट के अंदर लिखी होगी। एक PDF की फॉर्म में आजकल तो बजट प्रस्तुत किया जाता है, डिजिटल बजट जिसे कहा जाता है। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कहाँ से कितनी अर्निंग होगी, कहाँ पर कितना खर्च करना है वगैरह बातें लिखी जाती है। वो कौन बताता है? अनुच्छेद 112। फिर अनुच्छेद 113 के बारे में बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, प्रस्तुति की प्रक्रिया क्या होगी एंड कितने स्टेजेस में होगा, आर्थिक नीति सरकार की कैसी होगी। अनुच्छेद 112 ये संसद को सरकार के व्यय के लिए भारत के संचित निधि अनुदान देने का अधिकार देता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली पैसे निकालने के लिए यूज़ किया जाने वाला अनुच्छेद या फिर आर्टिकल है। ठीक है। अनुच्छेद 115 यह लेख या वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशित व्यय के लिए संसद द्वारा पूरक और अतिरिक्त, मतलब कि देखिएगा एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है कि यहाँ से जितने भी टैक्स वगैरह आते हैं वो सारे इस बैंक में मतलब कि एक मान लीजिएगा एक आपका पिगी बैंक है, इस बैंक में आपके सारे ही पैसे जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जब मान लीजिएगा कि आपने यहाँ से 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए तो 30,000 करोड़ में से आपने 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा निकाले, वो यहाँ पर कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखेंगे कि भाई कहीं हमें ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 115 या फिर 115 डील करता है। अनुच्छेद 116 क्या बताता है? ऑन वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट यानी कि पैसे जब हमें निकलवाने हैं, यानी कि जो हमें फंड से पैसे निकलवाने हैं तो वहाँ पर वोटिंग होगी फिर बहुमत से अगर पास हो गया तो आपका बजट पास है, देन आप वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं 30,000 करोड़। ठीक है। अनुच्छेद 117 केंद्रीय बजट पारित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है कि भाई कैसे पास होगा बजट, उसके बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 202 ये राज्य के बजट के बारे में चर्चा करता है कि कैसे बजट मतलब हर साल प्रस्तुत किया जाएगा, वित्त मंत्री द्वारा राज्य के विधानसभा या विधानमंडल में उसे प्रस्तुत किया जाएगा, एटसेट्रा के बारे में चर्चा करता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था। कुल मिलाकर इसने डिस्कस किया क्या? बजट के बारे में। देन कम्स 7th क्वेश्चन, बजट से आप क्या समझते हैं? बजट के मुख्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा कीजिए। देखिएगा बजट की ये बुकिश लैंग्वेज है जो मैंने लिखी है फॉर्मल वे में,
बाकी अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ कि बजट क्या है, तो बजट देखिएगा, पिछले वर्ष में एक इजी एग्जांपल हमारे घरों से ही लेकर देता हूँ कि मान लीजिएगा पिछले वर्ष जो बीत चुका है, आज हमारी 13 तारीख है, 13 जनवरी है, ठीक है। अब हम 13 जनवरी 2013 से 13 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2025 की बात करते हैं, यानी कि एक साल की बात कर रहे हैं। अब एक साल में हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, वो हमने नॉलेज गैदर कर ली, यानी कि पास्ट से हमने नॉलेज गैदर की कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ। अब 2025 से 2026 तक में कितना खर्चा होगा, उसका जो हम एक बजट प्रिपेयर कर लेंगे कि कितना खर्चा कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका एक हम ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे, उसे ही तो बजट कहा जाएगा। अब हम बुकिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एक बजट एक वित्तीय योजना है, वित्तीय योजना कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ से पैसा आएगा। जैसे कि 10,000 हर मंथ सैलरी आएगी पापा की, तो उसमें से 5,000 का राशन भर लेंगे, 2,000 कोई EMI में चली गई, 1,000 चिंटू की फीस हो गई। तो इस तरीके से हमने एक बजट बना लिया, तो वही तो एक बजट है। बजट आवंटन करना किसका कार्य है? वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय किसके अंडर कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अंडर। प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश से कार्य करती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की सिफारिश से। तो ये सारा सर्कल ही है ना, ठीक है। तो उसी सर्कल के बारे में हमें बात करनी है। तो लेट्स बिगिन। मैं ये जल्दी एक बार इसे पढ़कर फिर आगे बढ़ते हैं। एक बजट एक वित्तीय योजना है जो एक विशिष्ट अवधि में अपेक्षित आय और व्यय, आय का मतलब है इनकम, कि कहाँ से कितना कमाया, और व्यय कहाँ पर कितना खर्च किया, की रूपरेखा तैयार करता है। सरकार के संदर्भ में एक बजट एक योजना है जो यह रेखांकित करता है। बजट क्या है? एक योजना है जो ये रेखांकित करता है। रेखांकित यानी कि बताता है कि सरकार अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि मान लीजिएगा कि कोई डैम बनाना है, एक लक्ष्य है, कोई टनल बनानी है, एक लक्ष्य है, भारत को गरीबी मुक्त बनाना है, एक लक्ष्य है, उनका उद्देश्य भी है। उनको प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से आवंटन करेगी, कहाँ से लाएगी पैसा और कहाँ पर खर्च करेगी पैसा, उसके बारे में ही तो एक ब्लूप्रिंट है। बजट वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वित्तीय प्रबंधन मतलब कि यहाँ से हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे 5 रुपये कहाँ पर खर्च करने की, भाई 5 रुपये मुझे ओएस खाने हैं, 5 रुपये के, 5 रुपये की मुझे 5 स्टार खानी है, 5 रुपये की डेयरी मिल्क, हालांकि वो आती नहीं है इतने की, 10 तक तो आई थिंक आती है। तो उसी तरीके से कि भाई एक रूपरेखा तैयार करना ही बजट कहलाता है। बजट के मुख्य उद्देश्य, अब एक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? खुशी और अपने माँ बाप की खुशी। तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन यानी कि देखिएगा, जितने भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाएंगे वो कहाँ से आएंगे और किसके पास जाएंगे? जाएंगे सरकार के पास। अब सरकार कहाँ पर कितना कितना खर्च करेगी? संसाधन, जैसे कि शिक्षा पर कितना खर्च करेगी, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी, सेवा पर यानी कि IAS IPS वगैरह को कितनी सैलरी वगैरह देगी, बुनियादी ढांचा हो गया, रक्षा पर कितना खर्च करेगी। यहाँ पर क्या होगा? संसाधनों का आवंटन, यानी कि मान लीजिएगा कि शिक्षा के लिए कोई 50 स्कूल बनवा दिए, IIT बनवा दी, IIMs बनवा दिए, DU का कोई कैंपस बनवा दिया नया। देन स्वास्थ्य के लिए कोई बड़े हॉस्पिटल बनवा दिए, एम्स बनवा दिए। देन बुनियादी ढांचा, जैसे कि मान लीजिएगा PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई टेक्नोलॉजी ले आए, या फिर हर घर फ्री डिलीवरी करवा दी। जो राशन हम बड़ी बड़ी लाइन लगा के राशन लेते हैं वो घर पर ही फ्री डिलीवरी करवा दी। या फिर रक्षा के उद्देश्य से कहीं से कोई बंदूकें खरीद ली, बारूद तोहफे खरीद ली। तो ये सारे संसाधनों का आवंटन है। संसाधनों का आवंटन यानी कि यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि कैसे कहाँ पर कितना खर्च करेंगे। राजकोषीय अनुशासन यानी कि बजट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना है कि सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक ना हो। बैलेंस बनाए रखना, बैलेंस इन द सेंस कि कमाई, वो एक आपने एक मूवी देखी है ना कि कमाई 35,000 है तो घाटा 40,000 का कैसे हो गया। तो यहाँ पर सरकार को ये ध्यान रखना है कि अगर कमाई 35,000 है तो खर्च 30,000 करेगी और 5,000 सेव करके रखने हैं, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस लिए 5,000 रुपये हमें बचा के रखने हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बना के रखना है कि कमाई से ज़्यादा खर्चा ना हो। देन
आर्थिक विकास यानी कि बजट का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हम एक नीति के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से अपने जो खर्च है वो करें, ताकि हमारे पास और हमारा जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा समग्र और सफल रहे, अर्थव्यवस्था में उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। सामाजिक कल्याण यानी कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। मान लीजिएगा कि महिलाओं को हर महीने किसी ने 500 रुपये डाल दिए अपने जनधन खाते में, या फिर कोई राशन प्रोवाइड करवा दिया, या फिर कुछ प्रोवाइड करवा दिया, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए, बुजुर्गों के लिए कार्य कर लिया। आय पुनर्वितरण यानी कि वही टैक्स कलेक्शन यानी कि जैसे कि कोई जितना कमाता है उस हिसाब से टैक्स। हायर द इनकम हायर द टैक्स यानी कि जितना ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा टैक्स लेना, यानी कि अब गरीब से तो कोई टैक्स लिया नहीं जाता। जिसकी 7 लाख तक इनकम है पर ईयर, उनसे तो सरकार कुछ टैक्स ही नहीं लेती। टैक्स तो उनके ऊपर है जिनकी 7 लाख प्लस है। अब 7 लाख प्लस भी है, उनसे भी डायरेक्ट 30% टैक्स थोड़ी ले लेंगे। इन पर भी अलग अलग रिजाइम है टैक्स की, जैसे कि 5%, 15%, उसके बाद 25% एंड 30% एट्सेट्रा। इस तरीके से अलग अलग टैक्स होता है। मूल्य स्थिरीकरण यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाना, ताकि देखिएगा महंगाई ज़्यादा है यानी कि 100 रुपये के 1 किलो प्याज आते हैं। वैसे अभी तो सस्ते होंगे, मैं कभी लेने नहीं गया, बाकी आप बताइएगा कितने के हैं। तो 100 रुपये के मैंने एक अंदाज़ा ले लिया कि 100 रुपये के 1 किलो प्याज आते हैं, तो लोगों को महंगे लग रहे हैं। सरकार ने बोला ठीक है, मैं जो व्यापारी है उसको 100 रुपये के 1 किलो पड़ रहे हैं, क्यों ना मैं व्यापारी को 50 रुपये सब्सिडी दे देता हूँ। अब 50 रुपये व्यापारी को सब्सिडी मिल गई और सरकार ने बोला कि तो जो ये 100 रुपये किलो बेच रहा है उससे 50 रुपये किलो बेच। तो सरकार ने क्या किया, लोगों के लिए एक सब्सिडी प्रोवाइड करवा दी ताकि लोग सस्ते दामों पर खरीद सके क्या, प्याज या फिर टमाटर, उनकी ज़रूरत की चीज़ें। और यहाँ पर सब्सिडी सभी जगह नहीं मिलती। फिर ये निष्कर्ष है, आप पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष पढ़ने जाऊँगा तो लंबी वीडियो बनती जाएगी, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट्स है उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुशासन के लिए एक घटक के रूप में ई शासन के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। अब ई गवर्नेंस क्या है? आपने हमेशा देखा होगा, जैसे कि आप ई स्टडी कर रहे हैं। ई स्टडी यानी कि इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी कर रहे हैं। आपके ना मैं आपके सामने विजिबल हूँ, ना आप मेरे सामने हैं, हम एक डिवाइस की सहायता से पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर ई गवर्नेंस से पहले क्या हुआ करता था कि कभी अगर मुझे कोई पहचान पत्र मान लीजिएगा अप्लाई करना था, तो हम क्या करते थे, लंबी लंबी लाइंस वगैरह में लगते थे, फॉर्म भरते थे फिजिकली, उसमें भी बहुत सारी फोटो स्टेट्स लगाया करते थे फिजिकली। देन उसके बाद जाकर 15-20 दिन में हमें अगेन जो ऑफिस होता था विजिट करना होता था, एंड देन हमारा जो काम होता था या नहीं होता था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी। लेकिन ई शासन से क्या हुआ कि हम मान लीजिएगा जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। हमें अगर पहचान पत्र बनवाना है ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ओके, तो इस ई प्रशासन ने किस तरीके से प्रशासन को सुशासन बनाया, या फिर सेल्फ मतलब कि एक कह सकते हैं ई गवर्नेंस ने कैसे हेल्प की प्रशासन की। शासन की दक्षता बढ़ाई, पारदर्शिता बढ़ाई, जवाबदेही में सुधार हुआ, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे बढ़ा भारत। हमने सरकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने और शहर शासन में नागरिक भागीदारी को सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल है। सुशासन के लिए एक घटक के रूप में ई गवर्नेंस के कुछ आयाम इस प्रकार है। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ी, यानी कि काम करने की जो तरीके थे वो बहुत ही अच्छे हो गए। पहले हम मान लीजिएगा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब हम ऑनलाइन लाइक वोटिंग कार्ड या फिर पहचान पत्र हम नहीं अप्लाई कर पाते थे, तो हमें जो हमारे जो नियरेस्ट वोटिंग ऑफिस होता था वहाँ पर हमें वोटर्स ऑफिस जाना होता था, 6 नंबर का फॉर्म लेना होता था, फिर उसे फिल करना होता था अगेन, फिर उसके साथ फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह ऐड करनी होती थी, लाइन में लगकर उसे सबमिट करवानी। देन 15-20 दिन के बाद हमें पता चलता था कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्योंकि उसमें कुछ कमी थी।
ठीक है। बट अब क्या हुआ, ई गवर्नेंस आने की सहायता से दक्षता बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है। 3 दिन के अंदर हमें जवाब मिल जाता है कि हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट हुई तो उसका कारण भी होता है। तो दक्षता बढ़ी है, कार्य जल्दी हो रहा है कम लागत में, और टाइम की भी बचत हो रही है। पारदर्शिता है कि भाई पहले हमें पता नहीं होता था कि क्यों आखिरकार मेरी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो गई। मैंने 15 दिन वेट किया, 16वें दिन मुझे इसे सबमिट करना था किसी अदर ऑफिस में, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अब यहाँ पर पारदर्शिता आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई कि भाई किस कारण से इसे रिजेक्ट किया गया है, उसकी जवाबदेही भी उस डिपार्टमेंट की है। भागीदारी यानी कि सरकार के साथ, मतलब कि जनता की, नागरिकों की भी भागीदारी बढ़ी है। आप देखते होंगे अलग अलग साइबर कैफेज खुल गए, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभिगम्यता, ई गवर्नेंस की किसी भी स्थान पर, मतलब कि 2400 घंटे ये सारी सेवाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। नवाचार, ई गवर्नेंस में नए नए उपकरण, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, मतलब कि अब गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार और नागरिकों के बीच डायरेक्ट बात हो रही है। चाहे हमें टैक्स भरना हो तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आईटीआर टैक्स वगैरह फिल कर सकते हैं। अगर हमें पहचान पत्र बनवाना है, डायरेक्ट हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्टोरल कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। देन गवर्नमेंट टू बिजनेस, अलग अलग गवर्नमेंट बिजनेसेस स्टैंडर्ड्स वगैरह आते हैं, वो लॉन्च किए जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि टाटा जो कंपनी है, रिलायंस जो कंपनी है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो गवर्नेंस होती है उसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है। देन लाइसेंस वगैरह बनवाना वगैरह। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अनेक सरकारों के बीच एजेंसियां ऑनलाइन कार्य कर रही है। गवर्नमेंट टू कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट और कर्मचारी, पहले कर्मचारी की सैलरी किस तरीके से जाती थी कि भाई कोई स्लिप मिलती थी, चेक मिलता था, उसके बाद बैंक में जाते थे, चेक पास होता था ऐसे। लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट ऑनलाइन ही बैंक में सीधी सैलरी चली जाती थी। तो कुल मिलाकर गवर्नेंस, ई गवर्नेंस ने दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। देन 9th क्वेश्चन है अपना आधार से रिलेटेड, और बेसिकली इसमें भी ई गवर्नेंस के बारे में ही ज़्यादा जानकारी में डिटेल में बातें की गई है। भारत की ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों का परीक्षण कीजिए। भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो सार्वजनिक सेवा है उसका उपयोग कर सके, ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया ताकि पारदर्शिता सुधार आ सके, उत्तरदायित्व आ सके कि जिम्मेदारी किसकी थी, शासन और नागरिकता की भागीदारी बढ़े। ई गवर्नेंस संबंधित नीतियों को इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें NEGP एक इम्पॉर्टेंट थी पॉलिसी, जिसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत 2006 में शुरू की गई थी। NGP पॉलिसी ने क्या किया, भारत के ई गवर्नेंस को व्यापक रूपरेखा दी, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ किया गया जिससे दक्षता, क्षमता और आगे पारदर्शिता आई। डिजिटल इंडिया 2015 NDA गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज किया गया। फिर आधार कार्ड बनवाया गया नागरिकों का। आधार कार्ड की सहायता से पैसे की लेन देन हो सकती है। आधार कार्ड की सहायता से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं ऑनलाइन, सिर्फ आधार नंबर की सहायता से। सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, यानी कि सॉफ्टवेयर का उत्पादन जो होता था उस पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई कि भाई कैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, सस्ते में कैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र बनाया गया उनका। ई क्रांति 2015 से शुरू हुई, जब डिजिटल इंडिया जो एक स्कीम थी वो चलाई गई NDA गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजी थी उसे यूज किया गया। नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी NDSP जो थी 2012 में सरकार ने इंट्रोड्यूस की डेटा शेयरिंग के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए। मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का डेटा चेक कर सके, ताकि वो जो काम है उसमें स्पीड आ सके और दक्षता आ सके। ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म बनाया गया, OGD 2012 में लॉन्च किया गया, जो मशीन पाठनीय प्रारूप को सरकारी डेटा सेट की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ठीक है, सरकारी डेटा को जनता के लिए आसान और सुलभ बनाना, इन नीतियों से बहुत कुछ सुधार आया है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाज कल्याण क्या है? सोशल वेलफेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका क्या मतलब है? भारत में समाज कल्याण प्रशासन की व्याख्या क्या है? सामाजिक कल्याण से तात्पर्य
व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को ज़रूरतमंद लोगों को प्रदान की जाने वाली भलाई और सहायता से है। मतलब क्या है, समाज कल्याण लोगों की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है वही तो समाज कल्याण है। इसमें जीवन गुणवत्ता सुधार लाने, गरीबी, असमानता को हटाने, सामाजिक बहिष्कार को हटाने के लिए जो सरकार पॉलिसी या नीतियाँ बनाती है वही तो है सामाजिक कल्याण। भारत में समाज कल्याण प्रशासन राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करता है। इसमें समाज के वंचित और सीमांत वर्गों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कार्यान्वयन किया जाता है सरकार की निगरानी में। सामाजिक न्याय उनको प्रोवाइड किया जाता है। आधिकारिक मंत्रालय भारत में समाज कल्याण प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसके विभिन्न विभाग और स्वायत्त निकाय है जो समाज कल्याण कार्यक्रमों की नीतियों का कार्यान्वयन में शामिल है। भारत में कुछ प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों को अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को गरीबी रेखा से नीचे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको वित्तीय सहायता जिसे हम पेंशन कहते हैं प्रोवाइड करवाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे मनरेगा कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यहाँ पर क्या होता है कि 100 दिन का ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, यह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य पोषण, मतलब कि आंगनवाड़ी वगैरह में आपको खाना वगैरह मिलता है, उसके बारे में ये स्कीम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब मिड डे मील जिसे कहते हैं कि आपको आधी छुट्टी में जो स्कूल्स में खाना मिलता था। सर्व शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा योजना मतलब प्रोवाइड करवाना। उसके बाद 11th क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी लास्ट फॉर टुडे। भारतीय प्रशासन में मुद्दे और बहस। अब देखिएगा, भारतीय लोक प्रशासन जो है उसके क्या मुद्दे हैं, क्या बहसें हैं, मतलब कि उसकी खासियत क्या है और कमियां क्या है, उसके बारे में चर्चा करनी है। विकेंद्रीकरण क्या है कि हम मानते हैं कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कारण शक्तियाँ जो है उसका बंटवारा हो गया। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो पंचायत है उनको कहीं ना कहीं पैसों के लिए या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना इतना रिसोर्स जनरेट करने के लिए इतनी शक्ति नहीं है, इतने अधिकार नहीं है जितने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देन भ्रष्टाचार, हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आम बात होती गई है। अगर आपको कुछ भी बनवाना है तो आपको रिश्वत देनी होगी, तभी आपको वो मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पास की जाएगी। सार्वजनिक सेवा वितरण, भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण की अक्षमता, जवाबदेही की कमी है, खराब गुणवत्ता वगैरह की जो बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई है। आरक्षण कि भाई आरक्षण सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आरक्षण के खिलाफ जाते हैं और कई बार ये कहते हैं कि आरक्षण उन लोगों को दीजिए जिनको रियलिटी में ज़रूरत है। रियलिटी में ज़रूरत इन द सेंस कि जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ ना मिले, जब तक मतलब कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जब तक माना जाए, कोई क्राइटेरिया सेट किया जाए कि किनको कितना आरक्षण देना है। बेसिकली यहाँ पर ये डिबेट चलती रहती है कि यहाँ पर भेदभाव को उलट दिया है। पहले SC ST के साथ भेदभाव होता था, अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो ये मानना है क्रिटिक्स का जो आरक्षण का जो विरोध करते हैं। संघवाद, यानी कि संघवाद ज़्यादा है, यानी कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्य के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है। और कभी कभी देखा जाता है केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों पर भी अपना अधिकार जमाता है। शक्तियों की मांग की बहस, नौकरशाही में सुधार, ब्यूरोक्रेसी जिसे कहा जाता है कि IAS IPS जो है उनके पास ना बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं एक्सेट्रा। भारतीय प्रशासन के ये मुद्दे हैं, ये बहसें हैं जो हमने अभी चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।